अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। फंक्शन तो वही है हमारे पास 8n² + 2n - 3, लेकिन अब देखते हैं कि क्या ये बिलोंग करता है थीटा एन है। अच्छा, और फंक्शन जो है आपके पास 8n², इसकी डोमिनेटिंग n² डोमिनेटिंग टर्म है 8n²। तो देखने से साफ जाहिर है कि हमारा जो n² है वो तेज़ी से ग्रो करता है। ठीक है, फंक्शन n² फंक्शन, और n जो है वो इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं करता अगर हम इसका मुकाबला करें n² से। तो क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि नीचे से तो इसको बाउंड करेगा ये, ठीक है, लेकिन कभी भी ये इसको अपर बाउंड नहीं कर सकता। ठीक है, इसको मैं आपको और भी क्लियर करके समझाता हूँ। ठीक है, आपके पास फंक्शन है n² और आपके पास फॉर एग्जांपल n² ऐसे होता नहीं है, बस सिर्फ समझाने के लिए भी कर रहा हूँ सिर्फ कि ये उससे ऊपर है सिर्फ। ठीक है ना, और ये n है, ये ऐसे होते नहीं है असल में, लेकिन अभी समझाने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ कि ये n² है, ये इससे ऊपर है, और ये n है नीचे है। तो ये इसको नीचे से तो बाउंड करेगा, लेकिन ऊपर से कभी भी इसको n जो है कभी भी n² को ऊपर से बाउंड नहीं कर सकता। लेकिन ये तो हम इसको देख कर बता सकते हैं ग्राफिकली या इनफॉर्मली, ये हम कर सकते हैं। लेकिन अब इसको हम मैथमेटिकली प्रूफ करके आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये होता है। सही है ना, तो हम कोशिश करते हैं कि एफ एफ एन बिलोंग करता है थीटा ऑफ एन से, और अगर हमने प्रूफ करना है तो हमने दोनों साइड को प्रूफ करना होगा। वही डेफिनेशन जो है लोअर बाउंड और अपर बाउंड की। सही है, लोअर बाउंड, द लोअर बाउंड इज सेटिस्फाइड because f of n is equal to 8n² + 2n - 3 does grow at least as fast asymptotically as n से तो फास्ट है ही है। ठीक है ना, देख कर भी नज़र आता है और मालूम है। तो लोअर बाउंड के लिए तो हमने ये बात कर ली है और प्रूफ हो गया हमारा कि हाँ जी n² जो है इससे फास्ट ग्रो करता है। ठीक है, अब अपर बाउंड को करने की कोशिश करते हैं। Upper bound requires that there exist positive constants C2 and N0 such that f of n is less than or equal to C2n लिखा है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास g of n जो है इस वक्त n के लिए हम प्रूफ कर रहे हैं, n लिखा है for all n is greater or equal to n0। To see this we assume that C2 and n0 did exist such that 8n² is less than equal to C2n। सही, कि हमारा फंक्शन जो है, तो हम कहते हैं, हम अज्यूम करते हैं, अगर ये बात ठीक है तो हम अज्यूम करते हैं कि C2 और n0 भी एग्जिस्ट करते होंगे। ठीक है ना, जब करते होंगे तो n जैसे जैसे बड़ा होगा उन तमाम वैल्यू के लिए आपके पास n0 भी होगा और C2 भी होगा। सही है, तो अगर हम n की तमाम वैल्यू की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इन्फिनिटी भी हो जाए तब ये बात ठीक होगी। तो हम क्या करते हैं कि इसको दोनों को n से डिवाइड करते हैं, दोनों साइड को। ठीक है और फिर इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। कि अगर हम ये कहते हैं कि बड़े बड़े n के लिए बात सही है कि C2 और n0 है, तो n0 अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो तब भी ये बात ठीक होगी। तो अब इसमें जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या होगा it is easy to see that in the limit the left side tends to infinity। ठीक है ना, जब आप इन्फिनिटी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगी। सही है, ये साइड जो है आपकी इन्फिनिटी हो जाएगी। बाकी ये तो इससे तो डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, 2 है, किसी की कोई ख़ास वैल्यू नहीं है इन्फिनिटी के आगे, तो ये साइड इन्फिनिटी हो जाएगी आपकी। सही है, इट इज़ ईजी टू सी दैट इन द लिमिट द लेफ्ट साइड टेंड्स टू infinity. So no matter how large is C2, the statement is violated. It cannot be greater than infinity। ये infinity हो गई ना, C2 कितना भी बड़ा हो लेकिन infinity से कभी बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए ये स्टेटमेंट अनट्रू है। इसका मतलब है कि अपर बाउंड हम प्रूफ नहीं कर पाए। जब अपर बाउंड प्रूफ नहीं कर, दस f of n does not belongs to theta of n। तो इनफॉर्मली भी मैंने पहले बता दिया था और अब फार्मली भी हमने इसको मैथमेटिकली भी चेक कर लिया, तो नहीं प्रूफ कर पाए हम। सही है ना, तो आपका 8n² + 2n - 3 जो है बिलोंग नहीं करता थीटा ऑफ एन से, ये इसके बाउंड में नहीं आता। इसको ये अपर ख़ास तौर पे इसको ऊपर से बाउंड नहीं कर पा रहा। ठीक, जैसे कि मैंने
यहाँ पे आपको ग्राफिकली भी सिखाया है।